हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया गया था ओली वर्सेस प्रेजेंट। तो वो पहला पार्ट था उस वीडियो का और ये आज होगा सेकेंड पार्ट। पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें विस्तार से बताया गया था। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं 4 टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। तो उसमें से 2 टॉपिक जो ऊपर के दिखाया जा रहा है उसमें से 2 टॉपिक हो चुके हैं और आज जो हमारा डिस्कस होगा 2 टॉपिक। पहला होगा इज राम इंडियन और नेपाली। क्या राम जो भगवान राम है वो नेपाली है या इंडियन है या किसी और देश में, क्योंकि ऐसे कई और देश दावा करते हैं। उस दावों के बारे में बात किया जाएगा और लास्ट में बात किया जाएगा जो दूसरा पॉइंट होगा आज का, वो सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाएगा कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो इस समय लगभग 5 से 6 महीने से जो तनाव बना हुआ है उसको अगर उस पुराने वाली स्थिति पे लाना हो तो क्या करना होगा भारत सरकार को, तो वही नेपाल सरकार को भी क्या करना होगा। जैसे कल हमने बात किया था 17 पॉइंट में सभी बातें क्लियर की गई थी, आज उसी तरह से सभी बातें पॉइंट में होंगी और आज का जो हमारा होगा वो 16 पॉइंट में होगा। तो इस तरह से लगभग हमारे पास 30 से 35 ऐसे पॉइंट हो जाएंगे जिसके माध्यम से अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा भारत और नेपाल में समझने के लिए कि क्यों विवाद हुआ, कैसे विवाद शुरू हुआ, इसका समाधान क्या है, तो इन सभी पॉइंटों के माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इज राम इंडियन और नेपाली। तो सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के मामले में बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के प्रचलित सभी मानकों की धज्जियां उड़ा दी है। जैसा आप किसी की बुराई कर सकते हैं तो आपकी भी कोई ना कोई बुराई जरूर कर सकता है। यहाँ पे कहना कोई गलत नहीं होगा कि ओली ने अपनी निराशा को छिपाने, भारतीयों में भ्रम फैलाने और चीनी आकाओं को खुश करने के लिए अयोध्या शब्द का ऐसा इस्तेमाल किया गया है। खैर दुनिया भर में भारत ही अकेला ऐसा देश है जिसके मूल निवासियों की संस्कृति, सभ्यता, धर्म और आस्था को बर्बाद करने की लाख कोशिशें की गई लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जैसे उन यूरोपीय आक्रमणकारियों ने जिन्होंने भारत पर लगभग 800 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इन 800 वर्षों में भारत के ऊपर साम दाम दंड एवं भेदभाव की नीति का प्रयोग किया गया, बहुत ही जोरों से किया गया। लेकिन भारत में कितना बदलाव हुआ या भारत कितना बदला, अपने आस्था धर्म संस्कृति को कितना छोड़ा, ये आज सभी को पता है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है सच्चाई तो ये है कि भारत का 3 टुकड़ा हो जाने के बाद भी अपनी समृद्ध और मजबूत धार्मिक परंपरा के कारण हिंदू समुदाय आज भी बहुलकता में है, पहले भी थे आज भी है। जैसे आप देख सकते हैं कि भारत के 3 टुकड़े भारत हुआ, इसके बाद भारत से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से ही कह सकते हैं कि बांग्लादेश बना। तो ऐसे देखा जाए कि इतना बंटने के बाद भी आज भी भारत की समृद्ध और मजबूत धार्मिक परंपरा आज भी बनी हुई है। दुनिया भर में लुप्त हो चुकी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और संस्कृत भाषा आज भी भारत में जीवित है। कई ऐसे विश्वविद्यालय है जहां पे आज भी संस्कृत भाषा का प्रयोग या संस्कृत वहां पे पढ़ाया जाता है। अगला पॉइंट है कम्युनिस्ट इतिहासकार इरफान हबीब और रोमिला थापर ने श्री राम जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह बेतुका बयान देते रहे कि ये जो अयोध्या है ये असली नहीं है, ये नकली है। इस तरह से देखा जाए तो कम्युनिस्ट ने किस प्रकार से शुरू से ही ऐसे बयान देते रहे, ऐसे विवादित बयान देते रहे जिसके कारण से आज इतना अधिक विवादित हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है देश में सबसे अधिक समय तक चलने वाला न्यायालयी विवाद श्री राम जन्मभूमि विवाद ही रहा है। आप जानते हैं कि फैसला आ चुका है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सभी साक्ष्य और पुरातत्व विभाग के साक्ष्य देखकर हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी तथा आदि अनेक विषयों में लिखित दस्तावेज को देखने के बाद ही इस फैसले को सुनाया था। अगर ये अयोध्या असली अयोध्या राम की जन्मभूमि नहीं होती तो ऐसा फैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनाता। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल के शासकों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह भूभाग कभी हमारे अधीन रहा है और इसे महाभारत काल में हमारे अंग देश के राजा जो कर्ण है उन्होंने दिग्विजय के क्रम में पराजित किया था। इस श्लोक में आप देख सकते हैं, इस श्लोक में लिखा हुआ है, ये जो श्लोक है ये महाभारत के वन पर्व के तहत अध्याय 254 का एक श्लोक है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि नेपाल का भी शब्द का यूज किया गया है। तो ही बताया गया कि ये जो हिस्सा है जिसके लिए आज विवादित हो रहा है, जैसा बयान केपी शर्मा ओली जी के माध्यम से आ रहा है, ये पूरा हिस्सा भारत का ही था। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं। जैसे आप बात करते हैं कि सुगौली संधि की पहले की बात करते हैं तो आप उससे और पहले जाइए ना, आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का व्यक्तिगत इतना विराट है कि हर कोई इन्हें अपना कहता है, हर देश अपना कहता है। इसलिए यदि हिंदू राष्ट्र नेपाल कहे कि राम नेपाली थे तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि इराक देश में एक नदी बहती है
जिसे हम फ्रात नदी के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वो जो नदी है उसे हम यूफ्रेटस के नाम से जानते हैं। इस नदी के तट पर सूर्य मंदिर में एक राजवंशावली मिली थी। जब वहां पे खुदाई की गई थी तो राजवंशावली मिली थी, जिसमें श्री रामचंद्र नामक एक राजा का उल्लेख था। अभी तो हम सिर्फ भारत और नेपाल की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राम किस देश के हैं, नेपाल के हैं या भारत के हैं, या ये जो इराक देश है यहाँ पे जो खुदाई मिली थी। तो इसका जवाब इस प्रकार मिलता है कि लेखक अमृतलाल नागर का कहना है कि राजा रघु ने ईरान और राम ने इराक को जीता था। राम इतने प्रतापी थे कि इन्होंने दूर दूर तक देश जीतकर अपना शासन बनाया था। लेकिन जन्मभूमि जो बात आती है कि राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो सरयू नदी के तट पर ही हुआ था। और सरयू नदी कहाँ पे बहती है, कहां से शुरू होती है, सारा चीज आप जानते हैं। तो इस तरह से जो विवाद इस समय देखा जा रहा है कि भारत और नेपाल के बीच में भगवान राम को लेकर, ये पूरी तरह से अफवाह है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जहां पे जन्म स्थल है वो वहीं पे है, वह है आपका असली अयोध्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा 7वें नंबर का। 7वें नंबर इसी बात को लेकर बताया गया है कि हिस्ट्री ऑफ कन्नौज एक किताब है। इसके लेखक हैं डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी ने लिखा है कि अयोध्या कई बार उजड़ी और बसी है। आप सभी को याद भी होगा कि जहां पे राम मंदिर बना है, जैसे पहले बना था उसको बाद तोड़ा गया, तो वहां पे बाबरी मस्जिद, इसीलिए भारत में इन दो विवादों के कारण से, बाबरी मस्जिद राम मंदिर के कारण से, भारत का सबसे अधिक दिन लंबा चलने वाला कोर्ट में मामला राम मंदिर ही माना जाता है। हिस्ट्री ऑफ कन्नौज किताब में यह भी बताया गया है जैसे कश्मीर के राजाओं का भी शासन अयोध्या में रहा, जिन्हें महाराज विक्रमादित्य ने हराया था। इसी प्रकार 16वीं शताब्दी में यहाँ जैन धर्म के राजाओं का भी राज था। ऐसे में केपी शर्मा ओली जी से यही कहा जा सकता है कि वह श्री राम को लेकर अनर्गल प्रलाप ना करें और चीन की गोद में इतना भी ना बैठे कि वह अपनी ही जड़ें कटा दें। तो इस प्रकार से हमने 7 पॉइंट में बात किया तीसरे टॉपिक को। और चौथा टॉपिक है सॉल्यूशन के बारे में बात किया। सॉल्यूशन इसलिए लिखा गया है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं किया गया, इसके साथ साथ ये नेपाल के लोगों, नेपाल की सरकार के लिए भी किया गया है कि वह भी कुछ ऐसे प्रयास करे कि जिससे जो रिलेशन गड़बड़ हुआ है उसमें सुधार आए और दोनों देशों की जनता को इसका फायदा मिल पाए। तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन में भी लगभग 9 पॉइंट बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि नेपाल में पशुनाथ मंदिर, आप सुने भी होंगे, वहां पे गए भी होंगे। तो नेपाल में पशुनाथ मंदिर की स्थापना केरल से पहुंचे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया जाना अपने आप में भारत और नेपाल के अभिन्न संबंधों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आज स्थितियां जो है वो एकदम विपरीत हो चुकी हैं। अगर आप उस तरह से देखा जाए, आज से आप 100 साल पहले का रिलेशन देख लीजिए, आज से 50 साल का रिलेशन देख लीजिए, इसके पहले का रिलेशन देख लीजिए, एकदम पूरी तरह से आज के प्रेजेंट टाइम में 2020 का आपका जो रिलेशन है भारत और नेपाल का, ये एकदम पूरी तरह से विपरीत हो चुका है। इसी के साथ आप सभी को जानकारी ये भी होनी चाहिए कि 1747 से लेकर आज तक भी केरल के ही पंडित इस पशुपतिनाथ मंदिर की पूरी तरह से देख रेख, जो सेवा होता है वो पूरी तरह से करते हैं। तो इसके माध्यम से समझा जा सकता है कि भारत और नेपाल का जो रिलेशन है वो कितना अटूट और कितना लंबा, कितना अधिक दिनों से बना हुआ है। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि यह तो सच है कि भारत ने नेपाल को हमेशा छोटा भाई मानकर कई स्थितियों में गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके कारण से आज ये इतना बड़ा विवाद हुआ है। नेपाल की राजशाही को भारत की पूर्व की कांग्रेस सरकार ने समर्थन न देके कम्युनिस्ट शक्तियों को फलने और फूलने दिया और आज इसी का नुकसान भारत देश को हो रहा और उसके साथ साथ नेपाल देश को, क्योंकि नेपाल देश में देखा गया कि जो राजनीतिक संकट है वो बहुत ही गड़बड़ है। जैसे मैंने इसी वीडियो में इसके पहले वाले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बात किया था कि नेपाल में पिछले 4.5 सालों में 4 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पिछले 17 सालों में आप देखेंगे तो नेपाल में 17 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी संकट होती है कि सरकार चलने ही नहीं पाती है, जिसके कारण से जो योजनाएं होती हैं उस समय पे पूरी नहीं हो पाती है, जिससे देश की जनता को फायदा नहीं पहुंच पाता है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि जिस तरीके से नेपाल सरकार ने हाल ही में भारत विरोधी मानसिकता को जाहिर किया है, बताया है और इस तरह से नक्शा जारी किया है, उससे समझ में तो यही आता है कि भारत को एक सटीक रणनीति और राजनयन का परिचय देते हुए नेपाल और नेपाली नेतृत्व को भारत के साथ अच्छे संबंधों के लिए प्रेरित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो 4th नंबर का है। 4th नंबर में ये बताया गया है कि नेपाल देश को यह संदेश दिया ही जाना चाहिए कि भारत सरकार, भारतीय जनता, भारतीय मीडिया और खासकर सोशल मीडिया
नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। पांचवा पॉइंट जो 5 नंबर का, इसमें बताया गया कि दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप के हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत और तार्किक नेपाल की जरूरत सबको है, चाहे अमेरिका देश हो, रूस हो, भारत हो या ये कह सकते हैं कि चीन ही देश क्यों ना हो, सभी को आज नेपाल की जरूरत है। किसी को आज जरूरत है तो किसी को आने वाले समय में जरूरत है। तो इसलिए देखा जा रहा है कि अधिक से अधिक जो देश हैं, बड़े से बड़े देश को आप देख लीजिए, वो अधिक से अधिक नेपाल में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना और भारत ने तो निवेश किया ही है, इसके बाद अमेरिका आने वाला है एमसीसी के माध्यम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा 6 नंबर का, इसमें भी बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे आप भारत के हो, चाहे आप नेपाल को किसी भी देश के रहने वाले हो, कि हर समय किसी देश का नेतृत्व ही किसी दूसरे देश के प्रति विरोधी मानसिकता गढ़ने या गढ़ाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं होता है। जैसा कहा भी जाता है कि जो आपके सामने है वो असलियत नहीं है, जो आपको दिखाई दे रहा वो सही नहीं है। हो सकता है कि जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो असलियत हो। तो ऐसे में ये हमें समझना होगा, बड़ी भूमिका उस आम जनमानस की भी होती है जिसे भड़काने वाले, उसे राष्ट्रवादी भावनाओं से ओत-प्रोत करने वाले, किसी दूसरे देश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, आंदोलन, आगजनी, हिंसक झड़पों के लिए कुशलता प्रदान करने वाले कई कारक मौजूद होते हैं। ये कारक किस प्रकार इस समय देखा जा रहा है, नेपाल में देखा जा रहा है। अब चाहे उन्हें चीन कह लें, चीनी राजदूत कह लें, नेपाल की मीडिया कह लें या भारतीय मीडिया भी कह लें, और सबसे बड़ा जो कारक होता है वो आपका सोशल मीडिया है। ये ऐसा नहीं है कह सकते हैं कि सिर्फ इनकी देन है। या नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7 नंबर का, इसमें बताया गया है कि आज नेपाल ने जब भारत के दूरदर्शन चैनल को छोड़कर सभी न्यूज चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इस बात की जरूरत है, इस बात को हमें सोचने और समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों किया गया है, क्या उसमें गलत दिखाया गया कंटेंट जिसके कारण से नेपाल सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है। इसके साथ ही एक प्रश्न ये भी बनता है कि नेपाली जनता और नेपाल के लिए भारत का सद्भाव कैसे प्रसारित होगा, आपस में विचार विमर्श क्या होगा। इस प्रतिबंध के बाद क्या आपस में विचार विमर्श करने के लिए कोई अलग माध्यम खोजा गया, या इस तरह से बैन लगाने के बाद दोनों का रिश्ता एकदम टूट जाएगा। यह था 7वां पॉइंट। 8वें पॉइंट पे समझते हैं। 8वां पॉइंट ये बताया गया कि भारत ने जिस प्रकार से श्रीलंका, मालदीव को अत्यधिक महत्व इसलिए दिया है क्योंकि हिंद महासागर में भारतीय हित बने रहे, जो जरूरी भी है, लेकिन ठीक इसी प्रकार भूटान के समान ही भारत देश को हिमालयी सामरिक राजनीति और हित की सुरक्षा के लिए नेपाल पर 2 कदम आगे जाकर महत्व देने की जरूरत है, जैसे वह बांग्लादेश या भूटान, मालदीव देश को। तभी ये जो तनाव इस समय देखा जा रहा है पिछले 6 से 7 महीने से, तभी इसमें सुधार देखने को मिलेगा। इस वीडियो का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जिसे हम 9वें पॉइंट में या पूरे मिलाकर देखा जाए, दोनों वीडियो को मिलाएंगे तो लगभग 33 पॉइंट हो जाएंगे। तो 33 नंबर का जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा। सबसे बेहतर तो ये होगा कि भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति दूसरों देशों के मन में सम्मान पैदा करे, क्योंकि अच्छे पड़ोसी बहुत ही मुश्किल से मिल और बन पाते हैं। पड़ोसी तो सभी देशों के पास है, लेकिन कौन अच्छा है कौन बुरा, ये सबसे बड़ा माना जाता है। जैसे कहा भी गया है कि दोस्त तो बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं बदल सकते। ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसके आसपास पड़ोसी देश ना हो, लेकिन उस पड़ोसी देश के साथ कितना रिलेशन बनता है, कितना सही रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इसीलिए कहा गया कि अगर आपके पास पड़ोसी, आपके आसपास पड़ोसी देश हैं, तो उसके साथ आपका कितना अच्छा रिलेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्योंकि पड़ोसी को तो आप बदल नहीं सकते कि इधर से हटा के इधर कर दे या इससे दाएं से बाएं कर दे, ऐसा तो आप कभी भी नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो। आपने इसके पहले का जो हमने बताया कि पहला पार्ट नहीं देखा है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। दोनों पार्ट आप देखेंगे तभी आपको पूरी बातें स्पष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।